हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी संदर्भ में हम लोग आपके साथ जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं और आज हम आपके साथ क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर हल करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई आपके डाउट्स क्वेरी यदि हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा ताकि हम आगे आने वाले सीरीज वगैरह में उसको हम शामिल कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ देखें, आपका क्वेश्चन पेपर जैक द्वारा जारी किया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची 2023-24 के लिए मॉडल पेपर है। अभी एक ही मॉडल पेपर आया है, इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं फिर आगे जैसे आएगा कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कह रहा है इन 4 में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि चार्ज जो किसी सबस्टेंस पे होता है ड्यू टू क्वांटाइजेशन क्वांटाइज नेचर ऑफ charge on any substance is found to be always an integer multiple of charge on one electron, that is you can say electronic charge, and that have the value 1.6 on 10 power minus 6 कूलम। इसका मतलब अगर किसी सबस्टेंस पे चार्ज आएगा तो हमेशा इसका इंटीजर मल्टीपल ही होगा। और अगर हमें कंपेयर करना है, दिए गए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 10 की पावर वाले जो टर्म है ए 10 की पावर से डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स अगर हमें चेक करना है तो सिर्फ मल्टीप्लायर को चेक करें तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लायर है वो है 1.6। इससे देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर डिविजिबल है। पहला है 5.8 जो कि डिविजिबल नहीं है, सेकंड है 3.2। आप देख सकते हैं ए 1.6 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 को हम डिवाइड करें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, तो ये आपको एक होल नंबर मिलेगा। ये 2 टाइम्स जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, मीन्स आपका आ रहा है 20। तो एक कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मीन्स दिस इज पॉसिबल। और बाकी ऑप्शन पॉसिबल नहीं क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर चार्ज रखा है Q। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है E इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अगर कोई चार्ज Q पर फोर्स F लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी वैल्यू होती है फोर्स बाय Q। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फोर्स ऑन द चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय F इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। तो दिए गए क्वेश्चन में देखिए कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। ये है करेक्ट ऑप्शन, ये होगा वैल्यू ऑफ फोर्स। अगला क्वेश्चन है, there are 3 capacitors each of capacity C are added in parallel connection, then the equivalent capacitance will be। 3 कैपेसिटेंस देखें, कैपेसिटर्स जुड़े हैं, तीनों की कैपेसिटी इक्वल है जो कि है C के बराबर। और तीनों को कैसे जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि जो तीनों का इक्विवेलेंट होगा, मीन्स परिणामी होगा, तुल्य धारिता होगी, वो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट फार्मूला के हेल्प से हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टर, ये सब इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें सर्किट में जोड़ना है तो दो मेन, अगर नंबर ऑफ इनके कंपोनेंट्स है एक से अधिक है तो इनको दो तरह से हम जनरली जोड़ते हैं, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो सीरीज में जब कैपेसिटर्स जुड़ते हैं
तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है उसका एक्सप्रेशन होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। इसकी हेल्प से आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर पैरेलल में जुड़े हो कैपेसिटर्स तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि सब जुड़े हैं पैरेलल में, मीन्स आप पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे और सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटी C है, तो 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की C है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा C प्लस C प्लस C दैट इज 3C। तो दिए गए क्वेश्चंस में राइट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए 3C। आइए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू दी गई है। चार्ज 1 की वैल्यू है -14 नैनोकूलम, सेकेंड चार्ज है 78.85 नैनोकूलम एंड थर्ड चार्ज है -56 नैनोकूलम। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि गॉस थ्योरम जो है वो फ्लक्स का चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन बताता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। ये है आपका गॉस का फार्मूला, गॉस थ्योरम जिसको कहते हैं आप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? गॉसियन सरफेस से इनक्लोज चार्ज पे, और ये है ε0। ε0 की वैल्यू होती है जो वैल्यू है हम आइए रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज की वैल्यू, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है यहाँ पर देखें तो ये है -14 प्लस 78.85 -56 नैनोकूलम, नैनो मीन्स इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ये देखिए -14 और 56 को ऐड करेंगे आएगा 70, और -70 में 70.8.85 को ऐड करेंगे तो आएगा फिर से 8.85 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 10⁻3। अब देखिए फ्लक्स पूछ रहा था, तो फ्लक्स की यहाँ पे आंसर में कहीं पे यूनिट नहीं दिया है, लेकिन अगर यूनिट पूछा होता तो आप इसको लिख सकते थे इतना गॉस। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए राइट आंसर है 10⁻3, दैट इज द राइट ऑप्शन। आइए देखा जाए आगे के क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर कह रहा है। एयर कैपेसिटर मींस इसकी प्लेट्स के बीच में एयर फिल्ड है, अभी कुछ कोई मटेरियल नहीं भरा गया है, जिसकी कैपेसिटी C है। कह रहा है व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 देन परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब किसी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो जो वहां पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। और जो फाइनल कैपेसिटेंस होता है उसका रिलेशन क्या होता है? फाइनल कैपेसिटेंस सपोज इट इज C डैश, देन इट इज गिवन बाय K टाइम्स C, वेयर K क्या होता है? वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से देखें तो K की वैल्यू दिया है 5, तो फाइनल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 टाइम्स C, और इनिशियल कैपेसिटेंस था C। अब क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, लेकिन अगर इंक्रीज की बात देखें तो पहले था C, बाद में हो गया 5C, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा? इंक्रीज की वैल्यू होगी
5c माइनस c दैट इज 4c। इसके हिसाब से इंक्रीज परसेंटेज कितना आ जाएगा 400, लेकिन ऐसा कोई तो ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ 400 से मिलता जुलता ऑप्शन है 500। इसका मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो इनिशियल का कितना परसेंटेज होगा, इनिशियल के कंपेयर में कितना परसेंटेज होगा। सो लेट अस कंपेयर। हम देख रहे हैं कि फाइनल कैपेसिटेंस है 5c, इनिशियल कैपेसिटेंस है c, तो इनिशियल का फाइनल कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 5c/c। अगर इसको परसेंटेज में निकलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना जा रहा है 500%। सो द फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ दैट प्लेट or that plate parallel plate capacitor will be 500% of the original one. So option C will be the right answer. आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है the specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper। ये देखिए स्टूडेंट, क्लास 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये सब जो है आप 9th में पढ़ चुके थे। कह रहा है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कॉपर का, अगर मोटी रॉड रहे और एक पतली सी वायर रहे तो दोनों में क्या रिलेशन होगा। आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये does not depends on the geometry of material, it only depends on, किस पर डिपेंड करता है, depends only on the first one is nature of material of conductor, अर्थात किस चीज का बना है, यही मेन टच चीज होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। और द सेकेंड थिंग जो डिपेंड करता है जिस पर, वो है टेम्परेचर। तो दिए गए क्वेश्चन में टेम्परेचर का कहीं जिक्र है नहीं, इसका मतलब मान रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या बचा ऑप्शन आपका, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है सिर्फ दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा हमें प्रॉपर्टी देखना है, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल तो दोनों का सेम है, इसका मतलब उसका शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड करती है कि किस मैटर का बना हुआ है। तो दोनों के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सेम। दिए गए ऑप्शन में देखिए सेम या इक्वल लिखा रहता तो इक्वल होता। चलिए आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है ओम्स लॉ इज वैलिड, कंडीशन दे रहा है व्हेन, कब कह रहा है वैलिड होता है, जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज, टेम्परेचर की कंडीशन पूछ रहा है कि ओम्स लॉ कब वैलिड रहेगा। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ओम्स लॉ है क्या आखिर। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इन द कंडक्टर, current in any conductor is found to be directly proportional to applied potential difference across it। कोई अगर कंडक्टर है तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट घटती है, मींस करंट इज ड्राइवन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट इन दैट कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम R से डिनोट करते हैं, जिसको फाइनल में हम देखते हैं कि AR एक्चुअल में है क्या, ये है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ध्यान से समझिए R था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब R का वैल्यू कांस्टेंट हो, मींस रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मींस टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, मींस ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा और ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ओम्स लॉ वैलिड हो तो R क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। R कांस्टेंट कब होगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू हो कांस्टेंट। तो दिए गए ऑप्शन में
अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली ओम्स लॉ will be valid, otherwise it will deviate from that. क्वेश्चन अगला देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस फिगर शोज, here is a figure which shows the current in parts of electrical circuit, then current I is equal to। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर नियम यूज हो रहा है। यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें यहाँ दो वायर से दो साइड से करंट इन हो रही है, सर्किट में आ रही है, और देखिए कई पार्ट्स में फिर बाहर जा रही है, यहाँ से आ रही है और ये बाहर जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसको आप किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है कि अगर किसी सर्किट में कोई ऐसा कंपोनेंट न जुड़ा हो जो चार्ज को स्टोर करता हो, मीन्स जैसे कैपेसिटर वगैरह, तो उस केस में जितना चार्ज आ रहा है सर्किट में उतना उसको बाहर भी जाना चाहिए। मतलब सर्किट में किसी जंक्शन पे जो चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी जाना चाहिए। मीन्स जो और चार्ज का जो रेट होता है वही कहलाता है करंट। मीन्स हम कह सकते हैं कि जितना करंट आ रहा है टोटल इन करंट शुड बी इक्वल टू टोटल करंट आउटसाइड। तो यहाँ पे टोटल अंदर करंट कितना आ रही है? देखिए 2 + 2 ये दोनों आ रही है, और बाहर कितनी जा रही है? 1 एम्पियर, 1.3 एम्पियर और I। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन बनेगा? टोटल इनवर्ड करंट मींस 2 + 2 इट शुड बी इक्वल टू, बाहर टोटल करंट कौन कौन जा रही है? 1 + 1.3 + I। 1 + 1.3 विल बिकम 2.3, ये हो गया 4। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 2.3 इट विल गेट बिकम 1.7 ampere. So in the option you can see that the first option is 1.7 which is right answer. अच्छा, इसमें एक बात आपको पता होना चाहिए, कोई कहीं कहीं ये पूछ सकता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने कहा कि करंट आने वाली और जाने वाली इक्वल हो, क्यों किस बेसिस पे बोला हम लोगों ने? क्योंकि हम जान रहे हैं वहां पे चार्ज जो है जितना आ रहा है वो जा रहा है, मीन्स चार्ज वहां पर कंजर्व है, चार्ज कहीं गायब नहीं हो रहा है, जो कि क्या डिनोट करता है? चार्ज इज कंजर्व, मीन्स द बेस ऑफ दिस रूल इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड किरचॉफ्स रूल जो है उसका यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए वो किस पर बेस्ड होता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन देखिए टेस्ला दिया नहीं है, तो हम लोग इसको दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कहीं ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मेजर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स होता है मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के नंबर के बारे में ये आइडिया देता है। अब देखिए और हम जानते हैं स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होता है? क्लोजनेस, मींस फील्ड लाइन की स्पेसिंग कितनी कैसी है। क्लोजनेस अगर नजदीक नजदीक होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर इनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा होगी तो फील्ड वीक होगी। मींस नंबर जो लाइन है उनकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? जब हम इसको पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे, मींस फ्लक्स पर यूनिट हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हम क्या पाएंगे? लाइंस की डेंसिटी, और लाइंस की जो डेंसिटी होती है वही तो डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो रहा है? फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और एरिया का ऐसा यूनिट है स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से बन रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो राइट आंसर बी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये कह रहा है सोलेनॉइड अर्थात हिंदी में जिसको कहते हैं परिनालिका, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे इंडिपेंडेंट है, अर्थात किस पर निर्भर नहीं करता। आइए हम देखते हैं, पहले ये देख लिया जाए निर्भर किस पर करता है, तब खुद ही पता चल जाएगा किस पर निर्भर नहीं करता। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट इनटू एन आई, वेयर म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, और एन क्या है, ये तो कांस्टेंट है। देखिए वो फैक्टर जो चेंज होते हैं उनमें वो कौन कौन से होते हैं, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया कि टर्न्स डेंसिटी, जो टर्न्स है मतलब फेरे हैं उनका क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितने पास पास है, एन इसको बताता है। और आई क्या है, आई है करंट इन द सोलेनॉइड, अर्थात करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तब भी फील्ड ज्यादा होगी। तो दिए गए ऑप्शन में आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से फैक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट है इट्स नंबर ऑफ टर्न। देखिए नंबर ऑफ टर्न पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, डिपेंड एक्चुअली करता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, मींस नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है। ये है करंट, करंट पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है। रेडियस, देखिए रेडियस, इसके एक्सप्रेशन में कहीं भाई सोलेनॉइड के रेडियस का जिक्र नहीं है, मींस रेडियस पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ यही पूछा ही है कि किससे इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस, तो राइट आंसर होगा रेडियस। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उसका रोल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स से ही तो नंबर टर्न्स की डेंसिटी मिल रही है, तो ठीक है हम मान सकते हैं कि इस पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हियर द क्वेश्चन इज टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरी अ करंट I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल, क्या होगा। कह रहा है कि दो वायर हैं और दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रही है I, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, पहले पूछा है कि अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, पहला ऑप्शन ये बताइए। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स कि आप इसको दो रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हम एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करें तो देखेंगे यहाँ पर अगर दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो मान लीजिए पॉइंट हम बना दिए ए और बी, तो ए की वजह से जो बी पर फील्ड आ रही है, आप मैक्सवेल्स रूल यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड्स। और हम ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए फर्स्ट वायर है, सेकेंड वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसमें सेकेंड वायर रखा है, मींस सेकेंड वायर इज प्लेस्ड इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। तो ये किसका केस बन रहा है, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इटसेल्फ बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और आप जब यूज करेंगे वो रूल तो आप देखेंगे इस पर डायरेक्शन फोर्स होगा टूवर्ड्स फर्स्ट वायर। इन द सेम वे आप ऐसे ही देखेंगे तो फर्स्ट वायर पे भी फोर्स लगेगा टूवर्ड्स सेकंड वायर, मींस इसको देख के क्या समझ आ रहा है, दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आकर्षित करती हैं। लेकिन इसमें उसकी वैल्यू भी पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा, तो आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, इसकी वैल्यू होती है, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे आप तो आ जाएगा म्यू नॉट। मान लीजिए हम 1 के कारण सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो बी आता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस इनके बीच की डी है तो हम लिख देते हैं आई बाई डी। अब अगर फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है आई एल इंटू बी, अगर थीटा की वैल्यू 90 है। तो यहाँ पर आई की अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एफ बाई एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू बी। देखिए हम ये निकाल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ,
तब आ रहा है I इंटू बी, अदरवाइज यहाँ पर L भी इंक्लूड रहेगा। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो डायरेक्ट फोर्स पूछा है, ये फोर्स की बात कर रहा है, विथ अ फोर्स आप देखिए लिखा है, तो ये थोड़ा सा गलत है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, न कि फोर्स है, क्योंकि फोर्स जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाएंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं जो भी है, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो समझ जाएंगे कि ये फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे b इंटू आई कर देना है, और आपने यहाँ पे b फाइंड किया ही है, इसी में अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई i इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर बाई डी। तो इतना बल से दोनों बार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ ऑप्शन है आपके, देखा जाए पहला है अट्रैक्ट विथ अ फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी, तो यही तो ऑप्शन है आपका सही। देखिए ये आंसर इससे मैच कर रहा है, तो ये पहला आंसर है करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए क्या है, रिपेल इसलिए गलत है, रिपेल नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ये गलत है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। स्टूडेंट्स आपको सेल्फ इंडक्टेंस पहले पता होना चाहिए क्या होता है। हम जानते हैं कि अगर कोई कॉइल में करंट फ्लो कर रही है तो उससे एक फ्लक्स लिंक हो जाता है, और जो फ्लक्स linked है with that coil is found to be directly proportional to current in that coil, so we can say that there will be a proportionality constant, और यहाँ पर जो proportionality constant होता है यही कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। तो इसको जो है हम इतना ही देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है the direction of induced current in a circuit is always such that it opposes the cause due to which it is produced। कह रहा है कि किसी सर्किट में जो करंट इंड्यूज होती है, किसी कॉइल हो गया, सर्किट हो गया, उसमें करंट इंड्यूज अगर हो रही है तो हमेशा वो इस तरह से इंड्यूज होगी कि वो उस कारण का विरोध करे, अपोज करे, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई हो। तो ये होता है लेंज लॉ, ये लेंज का नियम होता है स्टूडेंट्स। तो पहले तो टिक कर लेते हैं क्योंकि ये आपको याद ही होगा, फिर भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि लेंज लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही दूसरा रूप है। क्यों, आप जरा समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक कॉइल है और ये मैग्नेट एक रख दे रहे हैं हम, ये मैग्नेट है, इसको हम इधर ला रहे हैं नजदीक कॉइल के, जिसकी वजह से कॉइल में एक करंट सेटअप हो रहा है। अब सोचिए अगर इसको लाने में इस विरोध ना करता बल्कि खींचता तो क्या होता, मैग्नेट हम रख देते, कॉइल खुद से खींच लेता और खुद ही इसमें करंट सेटअप हो जाता। मींस विदाउट एक्सटर्नल वर्क, कहीं बिना काम किए इसमें खुद से एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से आई होगी तभी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। मींस ऐसा तभी संभव है, इसमें करंट जो इंड्यूस होगी वो हमेशा ऐसा होगी कि ये इसका विरोध करे, मतलब अगर ये जा रहा है इसके नजदीक तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा, और जब ये दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, जिससे करंट की डायरेक्शन डिसाइड होगी इंड्यूस करंट की। तो राइट आंसर है लेंज का नियम, लेंज लॉ। लेंज लॉ डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम बाय द साइनसोइडल करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कह रहा है will be same as that of steady current, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक बात कर रहा है कि कह रहा है अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी वैल्यू है
आई नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो स्टेडी करंट से कंपेयर कर रहा है इसका। स्टेडी करंट मतलब करंट की वैल्यू स्टेडी हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो वो कौन सी करंट हो जाएगी? वो हो जाएगी डायरेक्ट करंट, डीसी। तो कह रहा है कि अगर एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरह से वेरी कर रही है तो वो डीसी के किस वैल्यू वाले, किस करंट की वैल्यू वाले के इक्विवेलेंट होगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि अगर करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, तो उसका जो पावर का एक्सप्रेशन होता है उसकी हेल्प से हमने फाइंड किया था कि जो करंट का इफेक्टिव वैल्यू होता है इट इज फाउंड टू बी आरएमएस वैल्यू, अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वही करंट की इफेक्टिव वैल्यू जैसा काम करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू बाई स्क्वायर रूट 2। अगर पीक वैल्यू यहाँ पर देखें तो आई नॉट है, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी आरएमएस होगा, वो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। हालांकि यहाँ पर सिर्फ करंट की बात कर रहा है, तो करंट पहला ऑप्शन देखा जाए होगा। स्क्वायर 2 की वैल्यू होती है 1.414, मीन्स आपको, आप जब इसको डिवाइड करेंगे आई नॉट बाई 1.414 से, तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन 0.707 आई नॉट, ये तो राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हाट हैपेंस। देन एक लाइट रे है जो कि रेयर मीडियम से बाउंड्री पे पहुंची है, बाउंड्री बिटवीन द मीडियम, मान लीजिए ऊपर है रेयरर और नीचे है डेंसर मीडियम, तो क्या होगा? ये किधर बेंट होगी? स्टूडेंट्स इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखिए। ये हालांकि डिसाइड कौन करता है? ये होता है स्नेल्स लॉ से। स्नेल का नियम बताएगा कि लाइट रे को किधर मुड़ना है। तो स्नेल लॉ हम लोग जानते हैं क्या है? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। हम चाहे तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? कांस्टेंट है। प्रोडक्ट इसलिए हम डायरेक्ट एंगल बोल दिए क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे ही साइन थीटा भी बढ़ता है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो कोण घटेगा, एंगल घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो एंगल बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, मीन्स क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम था रेयर में, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब एंगल क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा कब? ऐसा कब संभव है? जब लाइट रे टूवर्ड्स मुड़े, किधर बेंट हो? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ए ऑप्शन इसका कौन सा होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप लोग वैसे ट्रिक के रूप में याद भी रखे होंगे कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल डायरेक्शन में बेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू। कह रहा है अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर है तो इसमें लाइट ट्रेवल क्यों करती है? इसका एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि लाइट इससे बाहर क्यों नहीं निकलती। तो ये बेस्ड होता है स्टूडेंट्स ड्यू टू फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो क्या होता है? ये भागती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो एक समय क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो क्या होगा? लाइट रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सेम मीडियम में लौट आती है, और ये घटना ये क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मीन्स टोटल इंटरनल। इंटरनल इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है।
तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आइए ऑप्टिकल फाइबर को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर जो है स्पेशली डिजाइन्ड इंस्ट्रूमेंट है, विशेष उपकरण है। इसको विशेष रूप से तैयार किया जाता है, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसके जो फाइबर है, फाइबर के ऊपर जो लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से सेट किया जाता है कि ये बहुत कम एंगल के लिए भी, बहुत कम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हो, यहाँ पे मतलब हो। तो जब लाइट एक बार इसमें एंट्री कर लेती है तो ये हमेशा बार बार TIR प्रक्रिया होती रहती है, जिससे इसी में बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, दीवार से टकरा के फिर जो है आगे बढ़ती रहती है, इससे बाहर नहीं निकल पाती। अर्थात इसमें लाइट ट्रेवल करती है बिना इसे बाहर निकले। और इसका यूज आप जानते हैं आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर केबल में, जो जैसे कि एयरटेल फाइबर, भारत फाइबर आप नाम सुने होंगे। इन सब में ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होता है, जिसमें सिग्नल जो है आपका लाइट के फॉर्म में जाता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था, मेटालिक वायर के थ्रू आपका सारे कनेक्शन होते थे। तो मेटालिक वायर में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं जिनकी स्पीड जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पढ़े काफी स्लो स्पीड से चलते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आज कम्युनिकेशन में हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करके आप जानते ही हैं कि स्पीड सिग्नल की कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसी की वजह से 4G 5G सब संभव हो सका है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फार्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है वो कैसा होता है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव। हम जानते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मींस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट को एक बार जब लेंस मैग्नीफाई करता है तो उस मैग्नीफाइड इमेज को दूसरा लेंस फिर से मैग्नीफाई करता है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट फिर से बनता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज को फिर से जब मैग्नीफाइड करता है तो इस तरह के जो उपकरण को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, अब यहाँ से आपको देखना है, तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो लेंस आंख के पास होता है इसको हम नाम देते हैं आई पीस। तो जब वस्तु से चलने वाली, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे पास होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से तो ये बनाती है इमेज। अब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनी है इसी इमेज को आई पीस मैग्नीफाई करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर रियल इमेज बननी चाहिए, तो रियल इमेज है तो उल्टा ही बनेगा, हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। और हम जान रहे हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मींस दोनों बार मैग्नीफाइड ही इमेज बनेगी, मतलब पहली बार भी जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, मैग्नीफाइड। अर्थात ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड, अर्थात बड़ी होगी और उल्टा होगी। तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है वर्चुअल, तो गलत ऑप्शन है। रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल तो ठीक है लेकिन डिमिनिश्ड गलत है। ऑप्शन सी है रियल एंड लार्ज, तो ये है राइट आंसर, क्योंकि रियल इमेज भी बन रही है और बड़ी भी बन रही है वस्तु के कंपेयर में।